Hello everyone, here I Kumar Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about romanticism, romantic era. Apart from romantic era, इसको आप एक artistic movement भी बोल सकते हो, intellectual movement भी बोल सकते हो, literary movement भी बोल सकते हो या musical movement भी बोल सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एरा कब शुरू हुआ था इन यूरोप में? इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. अपार्ट फ्रॉम यूरोप इन द रेस्ट एरियाज जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, वहां पर एग्जैक्टली रोमांटिक एरा या रोमांटिसिज्म शुरू हुआ था बिटवीन 1800 टू 1850. इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको एग्जैक्टली रोमांटिसिज्म क्या है और इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में समझा पाऊँ. दैट व्हाट वाज द कॉजेस, क्या कॉजेस रहे हुए हैं बिहाइंड बिगनिंग दिस एरा, रोमांटिक एरा. ऐसे क्या कॉजेस थे कि एक रिवोल्यूशन आया, एक इवोल्यूशन आया इनटू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर. ठीक है. सो हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे all about romantic era. So basically romanticism or romantic era, it emphasized specifically on emotions, on feelings and on the intellectuality of an individual. इसका मेन टारगेट यही था कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को टारगेट करके किसी भी वर्क को लिखा जाए. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू रोमांटिसिज्म द वर्ल्ड एग्जिस्ट विद इन आवर सेल्स, द वर्ल्ड एग्जिस्ट विद इन आवर सोल. तो एक सोल का पर्सपेक्टिव लिया गया है, हमारी इमेजिनेशंस का पर्सपेक्टिव लिया गया है इसमें, कि जो भी वर्क्स हो, जो भी जितनी भी आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, दे शुड बी इन एन इमेजिनेटिव मैनर. इमेजिनेशंस होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअलिज्म होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए. मतलब एक प्योर ह्यूमन बीइंग, एक प्योर ह्यूमैनिटी को दर्शाया गया है बेसिकली. एंड अ प्योर ह्यूमन इज एक्चुअली रिलेटेड टू नेचर. ठीक है. सो इट एम्फसाइज्ड बेसिकली अपॉन एन इंडिविजुअल and it also glorified all about the past nature. Basically रोमांटिक जो एरा था, रोमांटिसिज्म जो था, वो मेनली फोकस करता है, या फिर एक रिवाइवल बोल सकते हो उसको, री इनकारनेशन भी बोल सकते हो, ऑफ द मेडिवल एरा. मेडिवल एरा जहाँ पे एग्जैक्टली ह्यूमन वॉज लिविंग इनटू द नेचर, ह्यूमन वॉज सराउंडेड बाय द नेचर. तो मेडिवल एरा को एग्जैक्टली रिवाइव किया गया है इनटू रोमांटिक एरा. ठीक है. सो बेसिकली रोमांटिक जो एरा था, ये रोमांटिसिज्म था, रोमांटिक आप इसको रिवोल्यूशन बोल सकते हो. ये शुरू होने के क्या क्या कॉजेज है मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको. द फर्स्ट वन वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे, मॉडर्निटी की तरफ मूव कर रहे थे. अपने जो विलेजेस थे जहाँ पे एग्जैक्टली नेचर इज ऑल लाइक अ हेवन, तो उस नेचर को छोड़ के वो लोग जा रहे थे टूवर्ड्स टाउन्स. और जो लोअर पीपल थे, दे वर स्टार्टेड लिविंग इनटू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, जहाँ पे बहुत सारी बीमारियों को उनको फेस करना पड़ता था. पोल्यूशन रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हैवी टैक्सेशंस भी बढ़ रहा था कॉमन मैन पे. हैवी टैक्सेशंस प्लस लेबर्स की क्वांटिटी बढ़ रही थी, उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी. तो ये जितने भी चीज़ें हुई थी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से एक इंसान कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक बन चुका था, जो कि अभी हम 21st सेंचुरी में भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं, दैट वी आर बिकमिंग कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक. मॉडर्न्स वी आर स्टार्टेड कॉलिंग टू आवरसेल्व्स. हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं. जो अभी एपिडेमिक चल रहा है, दैट इज कोरोना, कोविड, उसकी वजह से आज जो हम सफ़र कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज day by day a human being or we are separating from nature. Just because we are separating from nature, we are suffering like this. So same during that era, उस टाइम पे भी exactly यही हुआ था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग नेचर से दूर जा रहे थे. नेचर मतलब
एक तो सराउंडेड, नेचर सराउंडेड, ठीक है, दूसरा खुद से भी दूर जा रहे थे, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपनी इनर सोल को भूल के लोग जा रहे थे टूवर्ड्स मटेरियलिज्म, टूवर्ड्स मॉडर्निज्म, ठीक है। इंसान एग्जैक्टली स्टार्टेड लूजिंग ह्यूमैनिटी, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं, द सेम थिंग, ठीक है। तो आप इस चीज को उस टाइम से रिलेट कर सकते हो कि जब इतना ज्यादा क्योस बढ़ रहा था इनटू द वर्ल्ड और इनटू द इंग्लैंड, उस वजह से वहाँ के जो राइटर्स थे, वहाँ के जो थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा कि इस अगर यही चलता रहा तो ह्यूमन बीइंग तो कम्प्लीटली अपनी ह्यूमैनिटी खो देगा, नेचर से कम्प्लीटली दूर चला जाएगा। तो इसीलिए एक कोशिश थी, रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एरा वाज जस्ट एन एफर्ट बाय दोज थिंकर्स कि उन लोगों को जो कि पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, मॉडर्निज्म की तरफ मूव हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज को अपनी सोल में उन्होंने उतार लिया है, उनको फिर से नेचर दिखाया जाए, उनको फिर से अपना खुद का सेल्फ जो इमोशंस है उनको उसको फेस करवाया जाए, प्लस जो नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द विलेजेस उनमें उनको वापस लाया जाए। सो ये एफर्ट था, दिस वाज एन एफर्ट, ठीक है। सो पहला कॉज क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सेकेंड वन वॉज एरिस्टोक्रेटिक सोशल और जो पॉलिटिकल नॉर्म्स ऑफ एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी, उसकी वजह से एज ऑफ एनलाइटनमेंट बेसिकली द एज ऑफ रीजन और द एज ऑफ ऑगस्टन एज को, जो जस्ट प्रीवियस एज थी ऑफ रोमांटिक एरा से पहले जो जस्ट एज थी, दैट वाज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट वाज द एज ऑफ रीजन, जहाँ पे द पीपल और द ह्यूमन स्टार्टेड रीजनिंग, जहाँ पे हर चीज में लॉजिक होता था, इंटेलिजेंस होता था, जहाँ पे हर चीज में प्रैक्टिकलिटी अप्लाइड होती थी। तो उस सोशल जो रिफॉर्मेशन हुआ था कि किस तरीके से लोग एरिस्टोक्रेटिक जो सोशल नॉर्म्स कंडीशंस के हिसाब से सारी दुनिया चल रही थी, पॉलिटिकल नॉर्म्स, एंड जिसको हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट या एज ऑफ ऑगस्टन के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कि हर कोई गाउडी, मतलब कह सकते हैं ओवर डेकोरेशन में बिलीव करने लगा था, ठीक है। सो हम कह सकते हैं वैनिटीज की तरफ लोग मूव हो रहे थे। तो उन सब से निकालने के लिए, इन सब से निकालने के लिए रोमांटिक एरा के जो थिंकर्स थे उन्होंने ये इनिशिएट किया कि उन लोगों को वापस अपने सेल्फ रियलाइजेशन पे ला सके, सेल्फ रिविलेशन पे ला सके, ठीक है। सो ये दूसरा कॉज था। द थर्ड वन इज साइंटिफिक रैशनलाइजेशन ऑफ नेचर का साइंटिफिक रैशनलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, साइंस की तरफ लोग बहुत ज्यादा मूव हो रहे थे और नेचर से बिल्कुल डिपार्ट होते जा रहे थे, हर चीज में लॉजिक, हर चीज में रीजन, ठीक है। एंड ड्यू टू dragged out all those people who were already moved towards modernity, या फिर हम बोल सकते हैं materialism. So these were the few causes जिसकी वजह से रोमांटिक एरा शुरू हुआ था, राइट। एंड रोमांटिक एरा को शुरू होने का एक बहुत बड़ा कॉज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन टारगेट क्या था? बेसिकली टू ओवरथ्रो द मोनार्की। फ्रांस में ये शुरू हुआ था रिवॉल्यूशन, टू ओवरथ्रो, इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द मोनार्की सिस्टम खत्म करने के लिए रिवॉल्यूशन हुआ था बेसिकली। उसका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ा था रोमांटिक राइटर्स पे, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में चल रहा था, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनसे बहुत ज़्यादा सिंपथाइज्ड थे जो रोमांटिक एरा के जो थिंकर्स थे वो। और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन टारगेट था टू स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी अमंग द पीपल, ठीक है। तो ये उनका मेन टारगेट था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो रोमांटिक एरा के जितने भी थिंकर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनका मेन टारगेट यही था, द फ्रीडम ऑफ पर्सनल बीइंग, कि खुद की फ्रीडम, मतलब एक सोल को फ्रीडम होनी चाहिए टू थिंक और टू डू व्हाटएवर इट वांट टू डू, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को फोकस करते हुए, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन रिवॉल्यूशनरीज की तरफ सिंपथाइज्ड होते हुए भी ये मूवमेंट शुरू किया गया था, रोमांटिक मूवमेंट। Basically, romantic movement was embodied with visual art, music and literature. इनसे तो embodied था ही, no doubt. इसका मेजर इफेक्ट जो रोमांटिक एरा के जो राइटर्स थे, रोमांटिक जो थिंकर्स थे बेसिकली, उनका इन्फ्लुएंस वहाँ के पॉलिटिशियंस पे पड़ा था, वहाँ के जितने भी लिबरलिज्म थे उन पे भी पड़ा था, रेडिकलिज्म जो भी थे, कंजर्वेटिविज्म भी हम मान सकते हैं, या फिर नेशनलिज्म भी। तो उन सब पे एग्जैक्टली रोमांटिक मूवमेंट के जो थिंकर्स थे उनका इन्फ्लुएंस इन लोगों पे भी पड़ा था, ठीक है। सो एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे ट्राई कर रहा था
to revive the humanity which he lost it earlier. So the events and the ideologies of French Revolution were also proximate factors here. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियोलॉजीज, उनके जो लॉजिक्स थे, उनके जो मेन फंक्शंस थे, या फिर उनकी जो मेन डिमांड्स थी रिवॉल्यूशनरीज की, उन सब का भी इन्फ्लुएंस पड़ा था अपॉन रोमांटिक मूवमेंट्स थिंकर्स. तो ये कुछ कॉजेज थे जो कि मैंने आपको बताया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख सकते हो आप, या फिर इनके अलावा आप देख सकते हो एरिस्टोक्रेटिक सोशल फॉर्म्स या फिर पॉलिटिकल फॉर्म्स थे उस टाइम के, उनको भी देख सकते हो आप. हैवी टैक्सेशंस की वजह से उस टाइम पे बिल्स भी आए थे कुछ, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई हो गए थे अपॉन द कॉमन मैन. प्लस एक और रीज़न था इसका विच आई मिस्ड. एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर हम लिटरेचर की बात करें बेसिकली, तो इससे जस्ट पहले की जो एज थी दैट इज ऑगस्टन एज, जहाँ पे आपने अलेक्जेंडर पॉप, ड्राइडन को भी पढ़ा होगा. अलेक्जेंडर पॉप की जो पोइट्री थी दैट वाज द रेप ऑफ द लॉक, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था इन माय प्रीवियस वीडियो समवेयर. सो आप अगर अलेक्जेंडर पॉप की राइटिंग को देखते हैं, पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उस टाइम के जो राइटर्स थे ऑफ ऑगस्टन एज, दे वर स्टार्टेड इमिटेटिंग द क्लासिकल एराज राइटर्स. ठीक है, क्लासिकल एरा के जो भी राइटर्स थे उनको इमिटेट करते थे वो लोग. उनकी राइटिंग स्टाइल इतनी ज़्यादा गाउडी होती थी, इतनी ज़्यादा ओवर डेकोरेटिव होती थी, इतने ज़्यादा वर्ड्स वो हम कह सकते बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करते थे, जो कि कॉमन इंसान के पढ़ने की बिल्कुल बस की बात नहीं थी. जो जनरली पढ़ा लिखा है वो उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकता था. ठीक है, तो उनके राइटिंग स्टाइल वॉज वेरी हैवी, और उनका जो पोइटिक फॉर्म्स हुआ करती थी वो भी एक बैंडेड हुआ करती थी. बैंडेड इन द सेंस एक मतलब प्रॉपर फॉर्म, जैसे हीरोइक कपलेट ही यूज़ करना है, यही रिदम मतलब प्रॉपर रिदम यूज़ करनी है, राइम स्कीम प्रॉपर होनी चाहिए. मतलब अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर पोइट्री लिखने जा रहा है ड्यूरिंग दैट एज, तो उसको वो सारे नॉर्म्स, कंडीशंस, टर्म्स जो कि एक पोइट्री पे लागू होते, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ पोइट्री, एक ब्लैंडेड फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखते थे वो लोग, एंड द वर्ड्स वर टू हैवी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इस चीज़ को भी ट्रांसफॉर्म किया था ड्यूरिंग द रोमांटिक मूवमेंट, और ड्यूरिंग द रोमांटिक एरा के जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स को चेंज किया, फ्री वर्ड्स लिखना शुरू किया. जो लैंग्वेज थी वो भी कॉमन जो उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, उस लैंग्वेज को ही, उसी लैंग्वेज में पोइट्रीज लिखना शुरू किया, ताकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक कॉमन पर्सन भी, एक विलेजर भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके. So these were the few causes, these were the few historical backgrounds जिसकी वजह से romantic movement शुरू हुआ था. So hope you would get my point कि exactly romantic movement शुरू होने के क्या क्या causes थे. Further जो भी information है, those I'll let you know with the PPT. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Stay continue.